हाय, वेलकम टू द सिविल लर्निंग इनसाइट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। एक्चुअली इससे पहले मैं आपको एक कोटेशन सुनाना चाहूंगा प्रोफेसर मेटलैंड की। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि व्हेन आई सी अ क्वेश्चन पेपर विद द टाइटल पॉलिटिकल साइंस, आई एम मोर ट्रबल्ड विद द टाइटल देन विद द क्वेश्चन। कि जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखता हूँ ना, और मुझे जो टाइटल ऊपर दिखता है पेपर के ऊपर पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, तो मुझे क्वेश्चन से इतना डर नहीं लगता जितना पॉलिटिकल साइंस से लगता है। तो क्या वाकई में पॉलिटिकल साइंस इतना टफ है? अगर इतना टफ होता तो सबसे ज्यादा चूज करने वाले यूपीएससी में पीएसआईआर क्यों होते? पीएसआईआर वाले क्यों होते? एक्चुअली इसका जो थियोरिटिकल पार्ट है ना, बहुत ही टफ है। इसलिए टीचर वार्न करते हैं जब वो पीएसआईआर पढ़ाते हैं, ऑप्शनल पढ़ाते हैं, कि इसके जो फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड्स हैं, इसमें ज्यादा डीपली मत जाइए। फिर भी हमें क्यूरियोसिटी होती है, पॉलिटिकल क्या है, इसमें थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल साइंस में साइंस क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी में फिलोसफी क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में हिस्ट्री है क्या। तो आज इसके बारे में मैं चाहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन कर पाऊँ, और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी उसको सामने रखते हुए हम इसकी स्टडी करें। क्योंकि एक गैप होता है कि पहले हम पीएसआईआर ऑप्शन बैच लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आंसर राइटिंग का बैच लेते हैं। तो मैंने चीजों को, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने चीजों को एनालाइज किया कि क्यों ना इसको कंबाइन किया जाए। इस हम पढ़े ही इस स्टाइल में कि हमें आंसर राइटिंग भी वहीं पे, आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही क्यों ना पढ़े, एक्सप्लेन किया जाए चीजों को, और हेडिंग उसी तरह डाली जाए, और नीचे उसी को एक्सप्लेन किया जाए, और बोला जाए कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेट भी यही होगा। तो मैंने चीजों को इसी तरह अरेंज किया, मैं इसी तरह पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे दो वर्ड है, पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पे थ्योरी क्या है, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द थ्योरी। एक्चुअली इसकी एक हिस्ट्री रही है। ये ग्रीक से निकल कर आया है, ग्रीक। फिर उसके बाद में लैटिन में गया, फिर उसके बाद में इंग्लिश। एक्चुअली जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं ना, तो उसकी डिक्शनरी की जो मीनिंग रहती है वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती, बट हाँ, समझने में थोड़ी बहुत हेल्प करती है। इसका जो, जैसे इसको थ्योरिया बोला गया था लैटिन में भी, इंग्लिश में आते आते थ्योरी हो गया। ये तो इसका बेसिक है। इसकी मीनिंग क्या थी? स्पेकुलेशन। उस टाइम पे इसकी मीनिंग क्या थी? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब एक तरीके से अंदाजा लगाना, या बोल सकते विदाउट टू एक्सप्लेन समथिंग विदाउट फर्म एविडेंस। कोई ज्यादा एविडेंस नहीं। लैटिन में भी आते आते इसका मीनिंग हो गया फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में आते आते इसका मतलब सेम ही मीनिंग नहीं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। सेट ऑफ आइडियाज टू एक्सप्लेन समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग। तो अभी सिर्फ इतना समझ में आया कि थ्योरी का मतलब क्या है, कि सिस्टमेटिकली किसी चीज को एक्सप्लेन करना। ओके। आज के थिंकर इसके बारे में कुछ कहते हैं? यस। जैसे फॉर एग्जांपल एक थिंकर है, ऑगस्ट कॉम्ट। वो कहते हैं कि थ्योरीज आर कॉन्सेप्चुअल लेंसेज टू अंडरस्टैंड प्लेथोरा ऑफ फैक्ट्स दैट वी कन्फ्रंट डेली। के एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं कि फैक्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट थ्योरी। कि फैक्ट की कोई ज्यादा कुछ मीनिंग नहीं होती जब तक हम थ्योरी उसमें ना डाल दें, इंक्लूड ना कर दें। तो उन्होंने बोला कि फैक्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट थ्योरी। फैक्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट थ्योरी। ओके। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्स है, सन राइजेज इन द ईस्ट। ये फैक्ट है, सन राइजेज इन द ईस्ट। और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द सन, अर्थ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये फैक्ट है। अब ये एक तरीके से पीसेज ऑफ पजल, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि सूरज ईस्ट से निकलता है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही है। तो एक थ्योरी आई, हीलियोसेंट्रिज्म। उसने क्या बोला, गलीलियो और कोपरनिकस, उन्होंने दी थी।
उन्होंने क्या बोला कि हमें जो दिखता है ना, सूरज ईस्ट से निकलता है, वो सूरज नहीं निकलता है, वो अर्थ जो चारों तरफ घूमती है ना सूरज के, इसलिए हमको लगता है। तो अब जो फैक्ट्स हैं, दोनों फैक्ट थे कि सनराइज इज इन द ईस्ट एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब उसकी कंप्लीट मीनिंग हो गई, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, जो कि सही है कि सूरज नहीं निकलता है, अर्थ घूमती है, इसलिए हमें लगता है। थ्योरी का मतलब समझ में आया ना, कि थ्योरी का मतलब यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में किसी चीज को एक्सप्लेन करना। ओके, अभी सिर्फ थ्योरी का समझ में आया हमें। अब पॉलिटिकल का, इसी तरह पॉलिटिकल का भी समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल का मतलब क्या है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना छोटे छोटे जो कीवर्ड है उनको पहले एक्सप्लेन करेंगे, ये बहुत ज्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और आपके माइंड के पीस के लिए, क्योंकि ये वर्ड ही समझना बड़ी डिफिकल्ट है और ये आपकी हेल्प भी करते हैं जब आंसर राइटिंग लिखते हैं सीरियसली। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब ये, इसकी भी जर्नी ऐसी स्टार्ट होती है, ग्रीक, फिर लैटिन, फिर उसके बाद में इंग्लिश। इसको पोलिस बोला जाता था, पॉलिटिकोस, फिर ये इंग्लिश में आते आते पॉलिटिकल एंड पॉलिटिक्स हो गया। तो ग्रीक में इसको क्या बोलते थे, सिटी स्टेट। उस टाइम पे कोई ऐसी स्टेट नहीं थी जिस तरह आज की डेफिनेशन है, उसमें पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसमें सोवरेनिटी हो, गवर्नमेंट हो और पॉलिटिकल बाउंड्री हो, इस तरह की जो कंडीशंस हैं स्टेट के चार, तो वो होनी चाहिए। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो एक बाउंड्री थी, जो वहां पे जिन लोगों पे वो रूल किया करते थे, उसको सिटी स्टेट बोला गया, छोटे छोटे। तो आज भी इसको पॉलिटिकल को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज रिलेटेड विद स्टेट। ओके, हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि पॉलिटिकल का मतलब क्या है, कि इट इज रिलेटेड विद एनीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद अथॉरिटी, गवर्नेंस एंड स्टेट। तो कुल मिला के इतना है कि इट इज रिलेटेड विद स्टेट। चाहे स्टेट के बारे में जब हम डिस्कशन करें, स्टेट से जो भी चीजें स्टेट से अफेक्ट होती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर स्टेट को अफेक्ट कर रही हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स हम ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, पॉलिटिकल वर्ड के अंदर आ जाएंगी। अब पॉलिटिकल थ्योरी, अब दोनों की कंबाइनिंग मीनिंग क्या है, कि पॉलिटिकल थ्योरी का हम कैसे डिफाइन कर सकते, थ्योरी का मतलब क्या था, एक्सप्लेन करना। पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से एक वर्ड में अगर हम बोले तो स्टेट। अभी ये स्टेट को कैसे एक्सप्लेन करेगी भाई, ये स्टेट को ऐसे एक्सप्लेन करेगी, स्टेट के बारे में लोगों में थिंकर्स जो थे उन्होंने बताया कि एक स्टेट कैसी होनी चाहिए, उसमें लोगों के पास में फ्रीडम हो, यानी कि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, कुछ आइडियाज प्रोवाइड किए थे। तो उन आइडियाज की बेस पर ये एनालाइज करेगी कि कौन स्टेट जस्ट है, कौन स्टेट जस्ट नहीं है, उसको एक्सप्लेन करेगी और फ्यूचर के बारे में बताएगी कि कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, जस्टिस, दैट वी यूज टू अंडरस्टैंड, डिफाइन, या फिर हम बोल सकते हैं टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल फिनोमिना। तो ये इसकी पॉलिटिकल थ्योरी की क्या हो गई, कंप्लीट डेफिनेशन होगी। अच्छा, हम पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन हम ना ये सभी समझ सकते हैं, मैंने देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है, मैंने लिखी है कि पॉलिटिकल साइंस में एक डिक्शनरी, पॉलिटिकल साइंस की डिक्शनरी में पॉलिटिकल थ्योरी की मीनिंग बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट की गई है। फॉर एग्जांपल देखो, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ बॉडी ऑफ थॉट दैट सीक्स टू इवेलुएट, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, हम इलेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पहले तो वो उसको एक्सप्लेन करेगी कि इलेक्शन कैसा है, फिर देखेगी वहां पे करप्शन है तो उसको एनालाइज करेगी, इवेल्युएट करेगी कि अच्छा, फिर उसको क्रिटिसाइज भी करेगी, फिर उसके बाद में सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराएगी। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज अ बॉडी ऑफ थॉट दैट सीक्स टू इवेल्युएट, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमेना। ये बहुत अच्छी माइंड में ये रिटेन रहेगी ना, तो जब हम बाद में क्वेश्चन, जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओके, डेविड ईस्टन ने भी कुछ इसके बारे में बोला है, सबाइन ने भी, जॉर्ज कैटल ने भी। ये डेफिनेशन बाद में काम आती है, जब जैसे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी या फिर फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोट कर दिया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे इनको क्यों लिखा, क्योंकि देखो डेफिनेशन में ना पॉलिटिकल थ्योरी की ये जरूर आएगा कि पॉलिटिकल वर्ल्ड, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्व पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल थ्योरी किससे डील करती है, जो भी पॉलिटिकल मैटर होंगे वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होंगे, किससे, पॉलिटिकल से रिलेटेड होंगे, तभी इसको बोलेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे बिहेवियर होते हैं,
बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बिहेवियर के, उसमें से जो पॉलिटिकल जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड कोई भी चीज हो तो उसको एक्सप्लेन करने का काम किसका, पॉलिटिकल थ्योरी का। इतना समझ में आया ना? इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लोग बाग ग्रुप में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, हम फैमिली में ही देखते हैं। तो जब फैमिली लेवल पे झगड़े नहीं रुकते हैं तो भाई वर्ल्ड लेवल पे तो देखो, जब ग्रुप का मतलब क्या है कि लोग बागों की एक दूसरे से जरूरतें मिलकर ही पूरी होती हैं। अकेला कोई आदमी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अब अगर हम यहाँ से कहीं दूसरी कंट्री में जाना है, इवन यहाँ से किसी दूसरी स्टेट में ही जाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्हीकल लेना पड़ेगा, हमने तो नहीं बनाया उसको, चप्पल पहनने पड़ेंगे, शूज पहनने पड़ेंगे, भाई उसको तो हमने नहीं किया। तो जरूरत कपड़े पहनते हैं हम, उसको भी हमने नहीं क्रिएट किया। और हमने जैसे वॉच पहना कि ये पेन है, और भी टैबलेट है, मोबाइल है, जैसे मेरी बॉडी, इसको तो हमने नहीं बनाया। तो हम एक दूसरे की हम पे जरूरत है, हम बंधे हुए हैं चारों तरफ से, हम एक दूसरे के। जैसे अरिस्टोटल की बात लें, उन्होंने बोला कि अगर कोई अकेला रह सकता है ना, तो या तो वो घोड़े है या बीस्ट है, अकेला नहीं रह सकता है। कि इंसान जो है ना, ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी में ही रहेगा, लोगों के साथ मिलजुल कर ही रहेगा। तो ग्रुप का मतलब ये नहीं जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं इसका ज्यादा, और या फिर लोग बाग सोलो रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ट्रेवल भी। लेकिन ग्रुप का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी जरूरतें एक दूसरे से अटैच होती हैं। ओके, तो फैक्ट है कि लोग बाग जब ग्रुप में रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अभी इसके बारे में थ्योरी दी गई सब अलग अलग, जैसे हॉब्स लॉक रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी कि जब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट उनको नजर आए तो उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, कि इसलिए सोसाइटी या स्टेट का जन्म हुआ। तो इन्होंने क्या किया, जैसे पीपल लिव इन ग्रुप एंड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं फिर उसके बाद। तो इन्होंने क्या क्या थ्योरी, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई स्टेट्स वर फॉर्म। थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो ने अलग आइडेंटिफाई किया, रूल्स ने अलग जो रूल्स हैं अलग आइडेंटिफाई किया, इनजस्टिसेस थे वहां पर, ये फैक्ट थे कि वहां पे दिख रहा था कि नाइंसाफी हो रही है। तो उसके बारे में फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया। तो उसने उन्होंने क्या दी, थ्योरी दी। अभी सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, इनके बारे में प्लेटो का जस्टिस क्या है, रोल्स का जस्टिस क्या है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो थ्योरी क्या हुई, एक आइडिया या फ्रेमवर्क दैट मेक्स रॉ फैक्ट्स मीनिंगफुल। जैसे कि ऑगस्ट कॉम्ट ने बोला था कि फैक्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट थ्योरी। तो फैक्ट जो रहते हैं बिल्कुल रॉ फैक्ट्स, उनको मीनिंग कब मिलती है, जब थ्योरी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, तो एज अ फैक्ट ये सिर्फ क्या प्रोटेस्ट है, बट अगर थ्योरी, डेमोक्रेसी की थ्योरी देखें तो उसकी नजर में ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। तो अब फैक्ट की एक वैल्यूएबल मीनिंग है यहाँ पर। तो प्रोटेस्ट एज अ फैक्ट ये क्या है, इट इज जस्ट अ प्रोटेस्ट। बट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की अगर नजर से देखेंगे तो इट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो अभी समझ में आया ना पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का अगर मतलब समझना है तो अगर डेफिनेशन फिर भी माइंड में रिटेन करके रखनी है तो आप ना इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस की डिक्शनरी में दी गई थी, कि इट इज अ बॉडी ऑफ थॉट दैट सीक्स टू इवेल्युएट, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमेना। ये जैसे मैंने बताया था कि systematic study, political theory is a systematic study to concepts and ideas. Concepts and ideas कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वेलिटी, राइट्स, जिनको हम यूज करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज को समझने के लिए, दैट वी एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमेना। इन सबको तो उसी से मिलती जुलती है, और ये आप अगर इस तरह कोट करके लिखेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हमें जो जीएस की आंसर राइटिंग होती है और उसके बाद में जो ऑप्शन की आंसर राइटिंग होती है, उसमें एक ही डिफरेंस रहता है कि यहाँ पे ना थिंकर को भी कोट करना पड़ता है कभी कभी, जहां पे जरूरत होती है। और जीएस में चल जाता है बिना उसके। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपको, क्योंकि यहाँ पे हम अपने अपने सब्जेक्ट को डीपली पढ़ते हैं। ओके, अभी सिर्फ इतना समझ में आया ना पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब इसके पढ़ते हैं कि इसमें पढ़ते क्या है। स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। स्कोप का मतलब होता है यहाँ पे कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे चार्ट के थ्रू, देखिए बहुत अच्छा है कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इतना तो मैंने पढ़ा दिया कि स्कोप का मतलब होता है कि इसके हम अंदर पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, फोकस ऑफ स्टडी क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम दो चीज से डील करते हैं, एक तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज,
पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज कौन कौन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, ये सब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो ये सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर के बारे में, जैसे कौन सा बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग के मैंने बताया था बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं बिहेवियर के, तो हम यहाँ पे जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसके बारे में, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज की, तो इनको हम मेजर कर सकते हैं क्या, कि अगर हम ये देखें क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि इज लिबर्टी बेटर देन इक्वालिटी, तो इसको हम मेजर करके नहीं देख सकते, तो इसको हम एनालाइज ही कर सकते हैं। तो ये इसके लिए जब हम मेथड अपनाएंगे तो कौन सा होगा, नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज, इसका ये है, फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज, वो मैंने बता दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सब आते हैं, गवर्नमेंट एंड बिहेवियर, जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट से रिलेटेड, उन दोनों चीजों की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो मेथड कौन सा यूज करते हैं हम, फिलोसॉफिकल मेथड, नॉर्मेटिव एंड फिलोसॉफिकल मेथड। समझ में आया क्यों, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। और जब हम किस चीज की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम इसकी स्टडी करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर की, इनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि कितने लोगों ने वोट दिया, यानी कि, और जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर की ड्यूटी क्या है, लेजिस्लेचर कैसे बनती है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो मेथड अपनाते हैं ये स्टडी का, डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पे हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या चीज पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो दो चीज पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, इन सब के बाद डेमोक्रेसी, इसके लिए हम मेथड कौन सा यूज करते हैं, क्योंकि इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनको हम एक्सप्लेन ही कर सकते हैं सिर्फ, और इसके लिए मेथड हम कौन सा यूज करते हैं, नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल मेथड। एक डेमोक्रेसी कैसी रहेगी आइडियल लेवल पे। और दूसरा क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके लिए फिर मेथड कौन सा यूज करेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड। अभी सिर्फ इतना समझ में आया ना पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप, इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि मैंने मेरा जो ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पॉलिटिकल साइंस का जब पेपर होता है तो उसमें भी एक यूनिट क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। इसी तरह पीएसआईआर में भी पॉलिटिकल थ्योरी है, मीनिंग एंड अप्रोचेज, इसमें भी रहता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो जहां पे भी पॉलिटिकल साइंस होता है वहां पे पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। ओके, इसका स्कोप हमने देखा। अच्छा, इसका स्कोप हमने देखा, इससे हमें कुछ चीज समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। तो पॉलिटिकल थ्योरी ना आगे चल के जब हम देखें, जब डिबेट चलेगा ना कि इसके डिक्लाइन पे जब डिबेट डिबेट उठेगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि डिबेट क्यों डिक्लाइन इसको बोला गया था। एक शुरू शुरू में कंफ्यूजन था कि इसको हम हिस्ट्री बोलेंगे या फिलोसफी बोलेंगे, फिलोसफी की ब्रांच है, पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है, कौन, पॉलिटिकल थ्योरी। क्यों, जैसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिटिकल फिनोमेना को फिलोसॉफिकल मेथड का यूज किया। फिलोसफी का मेथड किया क्योंकि ये डील करता है किससे, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स। तो फिलोसफी का इसने सहारा लिया, और फिलोसफी को समझने के लिए, इन आइडियाज को समझने के लिए थिंकर्स को भी समझना पड़ेगा। उनके टाइम, उस वक्त की टाइम की सिचुएशंस क्या थी, क्या सरकमस्टांसेस थे, और वो सब भी समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। तो इसने हिस्ट्री से भी सहारा लिया और फिलोसफी से भी सहारा लिया, और साइंस को भी, यानी कि साइंटिफिकली भी चीजों को एक्सप्लेन किया। जैसे एक पॉलिटिकल बिहेवियर है कि कितने लोगों ने वोट की, इसको हम सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो साइंस का भी इसने सहारा लिया। साइंस का भी इसने सहारा लिया। तो पॉलिटिकल थ्योरी ने इससे भी सहारा लिया, इससे भी और इससे भी।
तो बाद में फिर कंफ्यूजन उठने लगा कि ये है किसकी ब्रांच। इसमें लगा तो वर्ड है पॉलिटिकल, लेकिन ये तो फिलोसफी भी बताती है, ये तो हिस्ट्री भी बताती है, हिस्ट्री पे भी बहुत फोकस होता है और साइंस पे भी इसका फोकस है, शुरू से ही रहा। साइंस साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में। तो ऐसे नहीं कि ये जब डिक्लाइन की आवाज उठी तभी साइंस को अडॉप्ट किया गया, जिसको बोलते हैं इंपीरिकल थ्योरी। ये पहले से आगे, जैसे अरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का को एनालाइज किया था, स्टडी किया था, तो साइंटिफिकली चीजों को बताया ना, चीजों को। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो ये चीज तो इसी के अराउंड में ना पूरी पॉलिटिकल थ्योरी के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसी के अराउंड में बनते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस। अभी हम जो स्टडी करेंगे ना, आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ये जो डिक्लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसी हुआ था कि पॉलिटिकल डिक्लाइन का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में लोगों ने सोचना बंद कर दिया था, बट उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करनी स्टार्ट कर दी थी। हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी started to understand political activities with the help of ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि हिस्टोरिकल या फिलोसॉफिकल, ये ट्रेडिशनल मेथड में आ जाएंगे। फिर लेटर इट अडोप्टेड साइंटिफिक मेथड अंडर बिहेवियरलिज्म, ये आएगा। फिर लास्ट में फिर क्या हुआ, पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी फैक्ट की भी हमें स्टडी करनी है और वैल्यूज की भी स्टडी करनी है। तो ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी इतना समझ में आना कि इसी के चारों तरफ हमारी जो है हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो घूमने वाला है पॉलिटिकल थ्योरी का। अभी सिर्फ इतना समझ में आया? ओके ओके। अब देखो, उन्होंने मेडलैंड, प्रोफेसर मेडलैंड, मैंने यहाँ पे उनका कोटेशन भी लिख दिया है कि प्रोफेसर मेडलैंड ने क्या क्यों बोला था ऐसा, कि व्हेन आई लुक एट द क्वेश्चन पेपर विद द टाइटल पॉलिटिकल साइंस आई एम मोर ट्रबल्ड विद द टाइटल देन द क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन से इतना डर नहीं लगता जितना टाइटल से डर लगता है कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि इसके ना कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल ये अप्रोच, अप्रोच का मतलब क्या है और मेथड का मतलब क्या है। अप्रोच क्या होती है और मेथड क्या होता है, इसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम पीएसआईआर पढ़ते हैं या जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि मेथड क्या है, अप्रोच क्या है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, फिर भी हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि यार समझ में नहीं आ रहा कि मेथड बोले इसको या अप्रोच बोले। तो अप्रोच अगर हमें समझना है, फॉर एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि जैसे वीवी डाइक, मैंने यहाँ पे उनको लिख भी दिया कि वीवी डाइक उन्होंने बोला कि अप्रोच का मतलब क्या है और मेथड का मतलब क्या है। जब हमें ये देखना है कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट डेटा टू यूज, व्हाट टू स्टडी, चलो यहाँ पे लिखने से टाइम और ज्यादा हो जाएगा तो यहीं पे देख लेते हैं कि व्हाट टू स्टडी। जब हमें देखना है कि हमें क्या पढ़ना है और कौन सा डेटा यूज करना है, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, जैसे कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट डेटा टू यूज। ये डिसाइड करने का काम किसका है, अप्रोच का है। हमें अगर हमने अब डिसाइड कर लिया कि हमें पढ़ना क्या है, हमने डिसाइड कर लिया फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन को पढ़ना है, ये इसने डिसाइड कर लिया, तो अब ये अप्रोच है। डेटा कौन से यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस का, या जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का, या फिर हम बिहेवियर का। तो डेटा जैसे फॉर एग्जांपल हमने डेटा यूज करने वाले हैं हम लेजिस्लेचर का या फिर इंस्टीट्यूशंस का। तो अब जो इसके बारे में जब फर्दर स्टडी होगी उसको मेथड बोल देते हैं, हाउ टू स्टडी। ठीक है, तो चलो हम इसी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टडी इलेक्शंस, do you focus on institutions, for example law, constitutions, or behavior, for example voter or campaigns। तो ये क्या है, अप्रोच है। मेथड क्या है, हाउ टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल वंस यू डिसाइड टू स्टडी वोटर्स, यानी कि अप्रोच, डू यू यूज सर्वेज, स्टेटिस्टिक्स, इंटरव्यूज और केस स्टडीज, ये क्या हुआ, मेथड हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अप्रोच क्या है, डायरेक्शन है, और मेथड क्या है, टूल, उसको कलेक्ट करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो लिया जाता है। देखो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको क्या है, एक सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि वीवी डाइक उन्होंने क्या बोला था कि इसके बारे में, कि अप्रोच क्या है और मेथड क्या है, उसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी दे दिया कि अप्रोच का मतलब होता है डायरेक्शंस एंड मेथड का मतलब होता है टूल। उस टूल के द्वारा उस डायरेक्शन में पहुंचा जाए। ठीक है, अब यहाँ से हम डील करने वाले हैं जो हमारा मेन है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, अप्रोच के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितनी अप्रोच होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल अप्रोच,
ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल में कौन कौन सी आती है? हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल या लीगल बोल देते हैं, इंस्टीट्यूशनल और लीगल। ये चारों इंस्टीट्यूशनल लीगल को कुछ एक भी लिख देते हैं मिला के, क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट हम अलग अलग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंडिविजुअली भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। वट इसी अब क्या जो अभी जो पीएसआई हुआ उसमें ये पूछ रहेगा एक्सप्लेन फिलोसॉफिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। सिंपल सा क्वेश्चन, कभी कभी पूरे को मिला के पूछ लेते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच जो रहती है। अच्छा अभी सिर्फ हम अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं कि अप्रोच जैसे अप्रोचेज मैं लिख देता हूँ आपको। एक तो ट्रेडिशनल हो गई, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न में कौन कौन सी आती है? बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये मॉडर्न में है। लेकिन हम इसको इस तरह नहीं पढ़ते, मॉडर्न का वर्ड यूज नहीं करते हैं ज्यादातर। एक्चुअली अप्रोच तो बहुत सारी है, लेकिन वो कंपैरेटिव स्टडी जब हम करते हैं ना पॉलिटिक्स की, और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी और भी पढ़ते हैं, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे, उसके बाद में टेक्सचुअल कॉन्टेक्चुअल अप्रोच होती है। लेकिन जिस पॉलिटिकल थ्योरी से जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली यहीं से बनते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिस्टोरिकल अप्रोच, फिर उसके बारे में फिलोसॉफिकल, फिर इंस्टीट्यूशनल, फिर लीगल, फिर बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, फिर उसके बारे में देखेंगे जो क्वेश्चंस इस तरह भी आते हैं, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में अगर देखें तो सबाइन ने जैसे कि बोला है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेटेड विद हिस्ट्री बिकॉज इट ग्रोज आउट ऑफ इट्स टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। पॉलिटिकल थ्योरी कहाँ से निकल कर आई? पास्ट से। तो अगर पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है ना तो हमें टाइम को समझना पड़ेगा, उस टाइम को समझना पड़ेगा, वो उस टाइम की जो सिचुएशंस थी उसको समझना पड़ेगा, और पॉलिटिकल थिंकर्स को भी समझना पड़ेगा, तभी हमें पॉलिटिकल थ्योरी अच्छे से समझ में आ सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सही कह रहे हैं वो, बट हम इसके निगेटिव भी देखेंगे, इसके लिमिटेशंस क्या थी, इसके इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि एग्जाम में ना पूरे दोनों व्यू पॉइंट लिखने होते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा और इसकी लिमिटेशंस क्या थी। जैसे जैसे कि एक कोटेशन होता है कि पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स को, आज की पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, जो हिस्ट्री है, ये उसको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझना ना तो इसकी हिस्ट्री उठा के देख लो, रिलीजन की बेस पर डिवीजन हुआ था, तो हिस्ट्री से समझ में आ जाएगा क्यों इतनी ज्यादा पॉलिटिकल लेवल पे टेंशन हैं। समझ में आ जाएगा ना चाइना से क्यों है, तो इसकी हिस्ट्री उठा के देख लो। और इसी तरह अगर हमें हिस्ट्री को समझना है तो वहां की उस टाइम का जो पॉलिटिकल स्ट्रगल था उसको अगर हम समझ लेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि उस टाइम की हिस्ट्री भी क्यों चेंज हो रही थी, हिस्ट्री क्यों अफेक्ट हो रही थी। तो हम इसमें क्या क्या चीज मेन कंसर्न होते हैं। एक तो हमें क्या, अगर पॉलिटिक्स को समझना है तो पास्ट जो इवेंट हुए तो उसको समझना पड़ेगा, और एक तो ये, दूसरा क्या, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो उस टाइम पे हो रही थी, यानी कि पॉलिटिकल थिंकर को भी हमें समझना पड़ेगा। तो इसके इसी के चारों तरफ ये पॉलिटिकल आपका क्वेश्चंस घूमता है। चलो हम देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। मैं आपको बेसिक आइडियाज बताऊंगा, फिर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाद में आपका आफ्टर ऑल गोल क्या है कि हम आंसर लिख सकें। ओके देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। मीनिंग क्या है इसकी? टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, टू अंडरस्टैंड टुडेज पॉलिटिक्स यू मस्ट स्टडी द पास्ट, एंड टू अंडरस्टैंड पास्ट हिस्ट्री यू मस्ट सी इट एज पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। आज की, मैंने बताया ना, पॉलिटिक्स, आज की पॉलिटिक्स को समझना है तो पास्ट जो इवेंट हुए तो उसको समझ लो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैंने एग्जांपल दिया। और अगर पास्ट में जो हिस्ट्री को समझना है तो उस टाइम की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स थे उसको समझ लो, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इट इज रिलेटेड विद, क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी रिलेटेड विद हिस्ट्री। अगर पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है तो हमें हिस्ट्री का सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे सबाइन बोलते हैं कि विदाउट हिस्ट्री, अगर पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री को निग्लेक्ट करती है ना तो पॉलिटिकल थ्योरी इज अ स्ट्रक्चर विदाउट अ बेस। उसका कोई बेस नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी जो आइडियाज जो वेस्ट से निकल कर आए थे, फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वलिटी, ये कहाँ से निकल कर आए?
तो उसका जो बेस है अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसका बेस ही नहीं रहेगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी इट इज रिलेटेड विद क्या, हिस्ट्री, और हमें हिस्ट्री को एनालाइज करना ही पड़ेगा। लास्की ने क्या बोला कि एवरीथिंग दैट इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। जैसे ये दूसरा था ना कि हमें पास्ट की अगर हिस्ट्री को समझना है तो उस टाइम के जो थिंकर्स है उसको भी समझना पड़ेगा, इस टाइप पॉलिटिकल स्ट्रगल हुआ। तो ये लास्की से रिलेटेड है। लास्की क्या बोलते हैं कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, क्योंकि उस वो जो आइडियाज प्रोवाइड कराता है ना उस टाइम जो उसने चीजें फेस की हैं उसी की वजह से वो आइडियाज निकल कर आते हैं। जैसे प्लेटो ने डेमोक्रेसी को हेट क्यों किया, उस टाइम की जो सिचुएशन ही ऐसी थी। सबसे पहले तो वो हार गया था, एथेंस जो था वो स्पार्टा से हार गया था डिस्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आज के टाइम की डेमोक्रेसी नहीं थी जैसे आज के टाइम पे, लेकिन हाँ भीड़ तंत्र उसको उन्होंने बोला, एक तरीके से बोला जाए उस टाइम पे वो डेमोक्रेसी ही थी। उसके बाद में दूसरा क्या हुआ, उन्होंने जो प्लेटो की नजर में सबसे ज्यादा वाइज मैन थे उनके टीचर, उनको ही क्या, सोक्रेट्स, उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया। तो उन्होंने बोला डेमोक्रेसी अच्छी चीज नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपनी क्या दिया, फिलोसोफिकल किंग का थ्योरी दी। तो तो इन्होंने बोला कि एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। उसके जो थिंकर्स, उसके जो आइडियाज निकल कर आते हैं ना वो उस टाइम की जो सिचुएशंस होती है उसी से निकल कर आते हैं। Thinkers' ideas are shaped by the events and society of their era। चलो इतना समझ में आया। जो अभी यहाँ पे हम बेसिक आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में बात करेंगे। जॉर्ज सबाइन क्या बोलते हैं इसके बारे में, सेड पॉलिटिकल थ्योरी इज लिंक्ड टू हिस्ट्री बिकॉज इट ग्रोज आउट ऑफ इट्स टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। उस टाइम के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, उस जगह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिचुएशंस थी उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें वो यूजफुल रहेंगे आज समझने के लिए कि अगर वो सर्कमस्टांसेस आज पाई जाती हैं तो इसी तरह के अगर हम स्टेप्स लेंगे तो हमारे लिए यूजफुल होंगे। जैसे कि मैकियावेली क्या बोलता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो रिपीट नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन जो बिहेवियर है ना वो करप्ट है। वो अगर उसके प्रॉपर्टी का लॉस हो गया तो वो भूल नहीं सकता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि अगर उसका लॉस हुआ, जैसे उसके फादर लूज हो गए तो वो उसको तो भूल सकता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर्टी का लॉस हुआ ना उसको नहीं भूल सकता, कि ह्यूमन बिहेवियर जो है करप्ट है। तो वो ये सोचते हैं कि हिस्ट्री का जो पैटर्न पीछे से रहा है वो फिक्स्ड है एक तरीके से, हिस्टोरिसिज्म। चलो इसके हम बारे में बाद में पढ़ेंगे और ज्यादा, अभी इसमें ही पढ़ेंगे। क्योंकि ये बोले कि जॉर्ज सबाइन क्या बोलते हैं कि विदाउट हिस्ट्री पॉलिटिकल थ्योरी हैज नो बेस। एग्जाम्पल, प्लेटो's theory came from the problems of Athens। जैसे मैंने आपको बताया, मार्क्स थ्योरी came from the rise of industrial capitalism। उस मार्क्स ने क्या बोला कि जो कैपिटलिज्म है ना, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, इसी से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस आ रहा है, तो हमें पहले इसको ही हटाना पड़ेगा, रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो मार्क्स ने जो थ्योरी दी वो कहाँ दी, उस टाइम की जो प्रॉब्लम थी उससे उसको उसने जब वो चीजें फेस की इसी वजह से उसकी वो थ्योरी निकल कर आए। तो इसलिए सबाइन ने बोला था, और लास्की ने भी बोला कि एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। सबसे पहले बेसिक आइडियाज, जो हिस्टोरिकल आइडियाज, हिस्टोरिकल अप्रोच है पॉलिटिकल थ्योरी की, वो समझ में आ रहा। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग फॉर्मेट में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन कैसा लिखना होता है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके होते हैं, बट आप अगर क्वेश्चन को, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, तो आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच एंड पॉलिटिकल थ्योरी। चाहे तो पॉलिटिकल थ्योरी से की डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो और टच कर दो इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल अप्रोच से, कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसी तरह, और ये और इस कुछ ब्रीफ में आप बता दो, फिर उसके बाद में बॉडी उसी से रिलेटेड हो, कंटिन्यू हो, फिर उसके बाद में कुछ उसके जो उसके फॉर एग्जाम्पल उसके अगेंस्ट में क्या है, उसको किसी ने क्रिटिसाइज किया, वो सब आप लिख सकते हैं, फिर बाद में कंक्लूजन जो वे फॉरवर्ड होगा। ओके, इंट्रोडक्शन आप किससे लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेज इन पॉलिटिकल थ्योरी। इट एम्फसाइजेस द लिंक बिटवीन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, कि अगर हमें पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें हिस्ट्री को समझना ही पड़ेगा। जैसे कि सेइंग पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, ये आप वहां पे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट की, एवरीथिंग इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। इन दिस सेंस हिस्टोरिकल अप्रोच स्टडीज पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन देयर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो आप इस तरह जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, ये डेफिनेशन देखो कितनी अच्छी है। अब यहाँ से और फिर बाद में इसको भी आप लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आपका ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप इंट्रोडक्शन इस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट डालेगा, हाँ इसको समझ में आती है सारी चीजें। तो आप इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो, उसमें सारी चीजें डील की गई हो अच्छे तरीके से।
अब इसमें देखो यहाँ पे पढ़ा था पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स को समझना है तो पास्ट की हिस्ट्री को, जो आज के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो पास्ट में जो इवेंट उनको समझना पड़ेगा। और अगर हिस्ट्री को समझना है तो पास्ट में जो, इसमें दो सेंस निकल कर आए। एक क्या है कि स्टडीइंग इवेंट्स ऑफ पास्ट टू फाइंड पॉलिटिकल लॉज। अगर पॉलिटिकल लॉज को समझना आज के, तो हमें क्या पास्ट के जो इवेंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि हेगल एंड मार्क्स saw history as having a direction moving towards an inevitable goal like communism। मार्क्स और हेगल्स ने क्या बोला कि चीजें ना वो ऐसे भी चली चली आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ने क्या बोला कि हैव एंड हैव नोट्स की लड़ाई है। एक तरीके से देखा जाए फ्यूडलिज्म था पहले, वहां पे जमींदार और जो जमीनलेस थे उनके बारे में, उनके बीच में लड़ाई थी। फिर लिबरलिज्म कैपिटलिज्म आया। फिर इसी तरह जो वर्कर्स थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बुर्जुआज उन्होंने बोला है उन्होंने, तो उसके बीच में लड़ाई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हिस्ट्री क्या है, फिक्स्ड है। उन्होंने क्या बताया कि हिस्ट्री एक फिक्स्ड है। एक तरीके से उन्होंने साइंटिफिकली चीजों को एनालाइज किया, फिर अगर ये सही है या नहीं सही है वो उसके बारे में अभी यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देना है। फिर इसकी जब लिमिटेशंस लिखोगे ना, उसमें ये चीजें आपको बतानी होती है। दूसरा क्या सेंस है कि स्टडीइंग पॉलिटिकल थॉट थ्रू हिस्ट्री। हिस्ट्री, अगर पॉलिटिकल अगर हिस्ट्री को समझना है तो हमें उस टाइम की जो पॉलिटिकल थॉट थी, जो पॉलिटिकल थिंकर थे, उनको समझना पड़ेगा। जैसे कि सबाइन बोलते हैं, सबाइन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उनकी एक बुक है। उन्होंने क्या कि प्लेटो को समझो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स एटसेट्रा। पॉइंट क्या, क्यों कि ईच थिंकर्स आइडियाज रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन टाइम। तो अगर हम समझ लेंगे ना पॉलिटिकल आइडियाज को, अगर हमें समझना है, हिस्ट्री को अगर हमें समझना है, तो उस टाइम के थिंकर्स को समझना कंपलसरी है। ये बोलते हैं, सबाइन बोलते हैं। फॉर इंस्टांस एग्जांपल देते हैं, लोक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स वाज कनेक्टेड टू द इंग्लिश रेवोल्यूशन। टू अंडरस्टैंड थ्योरीज टुडे वी मस्ट नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन विच दे वर रिटन। तो ये बोलें कि अगर हमें समझना है ना, तो उनके पॉलिटिकल जो उस टाइम के जो थिंकर्स थे उनको समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बॉडी में ये दो सेंस लिख सकते हैं। आई होप इट इज अंडरस्टूड। मैंने आपको शुरू में ही थोड़ा डिटेल में बता दिया था। आप चाहे तो फीचर्स लिख सकते हैं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो कितने वर्ड में है। अगर 150 वर्ड में है तो आप उसी तरह जाएंगे, उसी वर्ड आपको लिमिट में आपको रखना पड़ेगा। और आपको 200 वर्ड में है या 250 वर्ड में है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। फीचर्स क्या है कि फैक्चुअल, इट इज फैक्चुअल एंड एक्सप्लेनेटरी। ये किसी अपनी चीज, अपने माइंड से, अपने मन से कोई चीज नहीं बताती है कि ऐसी होगी डेमोक्रेसी, ऐसी होनी चाहिए। ये क्या थी, फैक्ट के ऊपर बात करती है कौन, हिस्ट्री। जो जो हो चुका है, जो रियल है, जिसको हम ऑब्जर्व किया है लोगों ने। फैक्चुअल एंड एक्सप्लेनेटरी, इट रिलाइज ऑन रियल इवेंट्स ऑफ द पास्ट टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल आइडियाज। पॉलिटिकल आइडियाज को जब ये एक्सप्लेन करने के लिए आती है, जब बात आती है, तो ये पास्ट में जो इवेंट हो चुके हैं, रियलिटी में जो हुए हैं, उन्हीं का सहारा लेती है। तो ये अपने मन से कोई बात नहीं बताती, मन गढ़त। इसलिए कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ यार ये सही तरीका है। इवेल्युएटिव है, क्यों, इट स्टडीज हाउ पॉलिटिकल थ्योरीज शेप्ड हिस्ट्री एंड हाउ हिस्ट्री शेप्ड पॉलिटिकल थ्योरीज। यानी कि फॉर एग्जांपल थ्योरीज कैसे हिस्ट्री को शेप करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स की थ्योरी, उसके बाद में रेवोल्यूशंस आए। जैसे फॉर एग्जांपल रशियन रेवोल्यूशन हो गया, या फिर चाइना चाइना में रेवोल्यूशन हुआ। और इसी तरह जैसे कि अगर हिस्ट्री है उसने कैसे शेप किया, जैसे फॉर एग्जांपल एथेंस और स्पार्टा में जो सिचुएशन थी, जो हिस्ट्री रही है उनकी, उसने प्लेटो के आइडियाज को, थ्योरीज को क्या किया, उसको प्रभावित किया। तो हिस्ट्री भी प्रभावित होती है, हिस्ट्री भी अफेक्ट होती है, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी से, और पॉलिटिकल थ्योरी भी हिस्ट्री को अफेक्ट करती है। ये दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। ओके, इट इज कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल कैसे, एवरी आइडिया इज स्टडीड इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Okay, it is dynamic. It sees political theory as both a product of history and an instrument of change, instrument to change history. देखिए ये चीजें आपको, अगर आपके पास वर्ड है, आपके पास देख लेना आप कि किस एतबार से आपको लिखना है। तो आप फीचर्स लिख सकते हैं, नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरे भी पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, जैसे इसका क्रिटिसिज्म चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं आप। फीचर्स ना लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिख सकते हैं। तो आप इसका क्रिटिसिज्म देख लें, जैसे कि कार्ल पोपर है, उन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया था। इसको क्या बोला उन्होंने, अगर हिस्टोरिकल अप्रोच को क्या बोला, हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म का मतलब क्या है कि इट इज बिलीव दैट हिस्ट्री फॉलोज फिक्स्ड लॉज। पास्ट में जो भी हुआ ना, जैसे मैंने आपको बताया था, मैकियावेली क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है चेंज होती है, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो फिक्स्ड ही रहता है।
वो कभी नहीं बदलेगा, वो करप्ट है तो करप्ट ही रहेगा। तो ये बोलते हैं कि हिस्ट्री का जो पैटर्न है ना वो फिक्स्ड है। अगर पास्ट में, जैसे मार्क्स बोलते हैं, पास्ट में अगर दोनों के पास में लड़ाई है, हैव एंड हैव नॉट, तो हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पे सबके पास में इक्वेलिटी हो, सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल पे भी इक्वेलिटी हो। तो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए। तो हिस्टोरिसिज्म, कार्ल पॉपर ने बोला नहीं ऐसा नहीं, हम अ, हम ऐसे नहीं, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आज तक ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते ना, साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो हम इसके बजाय हमें क्या किया कि क्या स्टेप लेना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे स्टेप लेके हमें पॉवर्टी को रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये सब करना चाहिए। कार्ल पॉपर बोलते हैं। इन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको, हेगल एंड मार्क्स को, फॉर प्रिडिक्टिंग इनएविटेबल futures. He warned that historicism can justify totalitarianism. ये टोटलिटरिज्म मतलब क्या है कि हिस्टोरिसिज्म ये बोलते हैं कि फिक्स्ड पैटर्न है, तो ये टोटलिटेरियनिज्म को जन्म दे सकती है। जैसे कि लैंड, मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि नहीं यार कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आना है, लेकिन जो थ्योरिस्ट थे जैसे कि लैंड, वो बोलते थे माओ जेडोंग, वो बोलते थे कि हम जानते हैं कि चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो एक तरीके से वो ही डिक्टेटर बनकर बैठ गए, उन्होंने चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है, अब वही रूल करना स्टार्ट कर दिया। कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट रियलिटी में आया ही नहीं। तो एक तरीके से अगर हम इसको फॉलो करेंगे ना, इसकी बात को सुनेंगे, तो ये इससे क्या हो सकता है, इससे डिक्टेटरशिप आ सकती है कंट्री में, क्योंकि कम्युनिज्म रियलिटी में आज तक आया ही नहीं। इसलिए किसी थिंकर ने बोला है मार्क्स को, मार्क्स इज अ गॉड दैट फेल्ड। ओके, आर्ग्यूड हिस्ट्री इज शेप्ड बाय ह्यूमन चॉइसेस नॉट ओनली नेसेसिटी। वो बोलते हैं कौन, कार्ल पॉपर, कि हिस्ट्री जो है ना फिक्स्ड पैटर्न नहीं है उसका कोई, ये ह्यूमन की चॉइस है। अगर वो चाहे तो यार हैव हम नॉट, हम दोनों लड़ेंगे नहीं। हैव जो है वो उनकी बातें मान लें, और हैव नॉट जो है जो उनकी बात में, जैसे अफ्रीका जब, साउथ अफ्रीका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो एक तरीके से पीसफुल कंडीशंस बाद में वहां पर हुई थी। वो जो ब्लैक जो व्हाइट रेस के जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अब तक किए जा रहे थे, वो भी मान गए चलो ठीक है यहाँ पे सबको राइट्स मिलेंगे। इसलिए अब साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक तरीके से डेमोक्रेसी का आइडियल माना जाता है। और जो ब्लैक थे उन्होंने भी क्या बोला कि वो मेजोरिटी में थे कि नहीं यार चलो हम इनके राइट्स का वायलेशन नहीं करेंगे, मैं अब इनके इनके ऊपर हम जुल्म नहीं करेंगे। जब वो क्या हो गई थी, अब लोकतंत्र बन गई थी। तो अब अगर चाहे तो ह्यूमन चॉइस के ऊपर डिपेंड है ना, ऐसे थोड़ी ना कि हैव और हैव नॉट की जो पास्ट में लड़ाई होती चलती हुई आ रही है, तो वो हमेशा ऐसी चलती रहेगी। ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो चॉइस अडॉप्ट कर लें कि लड़ना ही नहीं है, तो फिर फिक्स्ड पैटर्न कैसा। तो कार्ल पॉपर इसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेंथ लिख रहे हैं तो फीचर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड क्रिटिसिज्म इसको लिख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरीज, के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट शोज कनेक्शन बिटवीन इवेंट्स एंड आइडियाज, जो पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, लिबर्टी, राइट्स, इनके बारे में एक कनेक्शन बताती है। कौन, हिस्ट्री एंड आइडियाज। इट एक्सप्लेन्स व्हाई थ्योरीज इमर्ज्ड, फॉर एग्जांपल लॉक्स नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स के बारे में उन्होंने क्या बोला कि लोगों के पास में लिबर्टी है, किसकी, जैसे प्रॉपर्टी, इसके गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता कि उनके लोगों की प्रॉपर्टी, उनकी लिबर्टी छीन ले। जैसे फॉर एग्जांपल जेएस मिल ने बोला था कि एवरीवन इज लिबरल, एवरीवन हैज लिबर्टी अंटिल और अनलेस, उन्होंने हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया कि जब तक दूसरों की जो लिबर्टी है वो दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता ना, तब तक लोग बागों को आजादी है कि वो अपने चाहे जैसा चाहें वो वैसे बिहेव करें, जैसे चाहें वो एक्ट करें। तो लोगों के पास में क्या है, लिबर्टी है। तो ये स्ट्रेंथ है इसकी, ये प्रोवाइड कराती है कि व्हाई थ्योरीज इमर्ज्ड। फॉर एग्जांपल जैसे डिमोन्स्ट्रेट्स हाउ थ्योरीज इन्फ्लुएंस्ड हिस्टोरिकल चेंज, फॉर एग्जांपल मार्क्सिज्म एंड रेवोल्यूशन। ये हमें बताती है कि किस तरह जो थ्योरीज थी वो रेवोल्यूशन से लेकर आई है, इसका कनेक्शन बताती है। इसकी स्ट्रेंथ है, ये 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर इसकी वीकनेसेस भी है। इसकी वीकनेसेस की वजह से ही बिहेवियरलिज्म बाद में निकल कर आया था कि यार टू मच अगर हम एम्फेसिस देंगे कि इस पे, हिस्ट्री पे, तो आज की प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बोलने कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज टू डिपेंडेंट ऑन पास्ट, लेस हेल्पफुल फॉर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। तो पास्ट में जो प्रॉब्लम हुई थी वो अलग थी, और अब की जो सिचुएशन है वो अलग है। अगर हम पास्ट के बिहाफ पे ही आज को समझना चाहेंगे तो आज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगी।
आज के टाइम पे नेट है, इंटरनेट है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, पास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसको समझने के लिए पास्ट का सहारा लेना तो ज्यादा तुक सेंस नहीं बनता। रिस्क ऑफ एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या है कि मिसयूजिंग ओल्ड आइडियाज इन करंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल एंशियंट टाइम की अगर हम उसको एक्सप्लेन करें, किसी मूवी में दिखा रहे हैं और उस टाइम पे उनके पास में रिस्ट वॉच है या फिर उनके पास में मोबाइल है, वो एरोप्लेन से उड़ के जा रहे हैं, तो एक तरीके से हम क्या है कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। वो चीज वहां पे थी नहीं, उसको वहां पे प्लेस करके किसी भी रोंग थिंग्स को रोंग जगह पे थिंग्स को रोंग जगह पे प्लेस करना, इसको बोलते हैं एनेक्रोनिज्म। तो मिस यूजिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेमोक्रेसी को अगर हम पास्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे तो ये क्या होगा, एक तरीके से गलत होगा। क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आज की तरह नहीं है, जहाँ यहाँ पे मिनिमम कंडीशंस रख दी गई डेमोक्रेसी की। पास्ट में ऐसा नहीं था। पास्ट में जो बोला गया ना, उसको डेमोक्रेसी को प्लेटो के टाइम पे जो प्लेटो ने हिट किया था, उसको भीड़ तंत्र नाम दिया था। आज की डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, लेकिन वहां पे लोगों के पास में फेयर चॉइस नहीं है कि वो अल्टरनेटिव को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऊपर में जो है एक ही पार्टी है, तो लोगों के पास में अल्टरनेटिव नहीं है। तो वहां पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मिनिमम कंडीशंस होती हैं। तो अगर हम पास्ट की चीजों पे करेंगे तो रिस्क ऑफ एनाक्रोनिज्म, यानी कि पास्ट की जो चीजें हैं, जो आइडियाज, जो कॉन्सेप्ट उसमें हुए हैं, और अब की चीजों पे उसको एनालाइज करके देखेंगे, अब की चीजों पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो ये गलत होगा। इससे बात समझ में नहीं आएगी। और इसकी तीसरी क्या है कि कैन ब्लॉक इनोवेशन, नई चीज निकल कर ही नहीं आई, हम पास्ट की चीजों में ही उलझ के रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 स्पेशली, तो उन्होंने देखा जो सोशल साइंस के दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, उन्होंने अपने अपने जो थिंकर, जो अपने अपने पॉलिसी मेकर्स थे, उनको थ्योरी प्रोवाइड कराई कि अगर इकोनॉमिक्स में कैसी प्रोवाइड कराएं, फॉर एग्जांपल कि अगर लोगों के पास में पैसा कम है तो वो इन्वेस्ट ही कम करेंगे, फिर वो ऐसी चीजें खरीदेंगे जो उनकी चीजों को भी जरूरत को भी पूरा कर सके और कम कॉस्ट भी कम हो उसकी। तो जो जो इम्प्लीमेंट करने वाले जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो पॉलिटिकल जो अपहेबल था उस टाइम पे, जो पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी, तो वो जब पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उनके बारे में उनके पास गए कि आप कुछ दीजिए हमें थ्योरी, देखते हैं इनके पास में कुछ है। तो वो किस चीज में बिजी थे कि प्लेटो का जस्टिस सही है, रोल्स का सही है, तो इस चीज में ही वो बिजी थे। तो तो हाँ, इसने ही बोला कि इससे ना, अगर हम हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं तो इनोवेशन निकल कर ही नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला, इसने क्या बोला, इट्स सेड इट मे लिव पैरासिटिकली ऑन आइडियाज अ सेंचुरी ओल्ड, जो 100 साल सदियों साल पुराने हैं, उन्हीं पे अगर जीते रहेंगे तो एक तरीके से ये जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्टेगनेंट हो जाएगा। इसमें इनोवेटिव नहीं आएंगे, इनोवेशन नहीं आएगा। इट लैक्स साइंटिफिक प्रिसाइजन, इग्नोर्स इंपेरिकल टेस्टिंग, इसको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते। कम्युनिज्म को कैसे टेस्ट करेंगे जो हुआ ही नहीं है आज तक। This limitation encouraged the rise of behavioral approach, which focused more on present behavior and scientific study. ये बोलते हैं कि यार इसको छोड़ो कि कैसी होनी चाहिए, लोग बागों को कैसी कंट्री बनाना चाहिए। ये देखो कि लोग बाग जो वोट डालते हैं ना, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, एज ए लीडर, एज ए वोटर, उनका जो बिहेवियर है उसको स्टडी करो। बिहेवियर ने बोला कि एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर जो उनका है ना, उसको स्टडी करने का तुक बनता है, उसकी बेस पे फिर एनालाइज करेंगे चीजों को। तो इतनी सारी इसकी वीकनेसेस थी। फिर इसका रिलेवेंस आप लिख सकते हैं। रिलेवेंस क्या है इसका, रिलेवेंस है स्टिल यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। ओरिजिन एंड जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, उनका जो ओरिजिन है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके समझने में आज भी हेल्पफुल है। ओके, बट कैन नॉट स्टैंड अलोन। रिलेवेंस में आप ये लिखिए, फिर लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं कि बट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट नीड्स टू बी कंबाइंड विद एम्पिरिकल, बिहेवियरल एंड फिलोसॉफिकल अप्रोच, जिसको बाद में कंबाइन किसने किया, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। आपका जब कंक्लूजन होता है ना, तो आपका वे फॉरवर्ड में आपका कंक्लूजन जब होता है ना, तो एग्जामिनर उसको ज्यादा वैल्यू देता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, हिस्टोरिकल अप्रोच इज अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर कनेक्टिंग पास्ट एंड प्रेजेंट। इट शोज दैट नो थ्योरी इज क्रिएटेड इन आइसोलेशन, बट मस्ट बी बैलेंस्ड विद मॉडर्न अप्रोचेज फॉर सॉल्विंग करंट पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो आपका जब कंक्लूजन इस तरह रहेगा वे फॉरवर्ड में, फिर आप लास्ट में चाहे तो ये भी ऐड कर सकते हैं, इट वाज कंबाइंड बाय, इट वाज फुलफिल्ड बाय पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच।
तो आपका तो इसमें से जो चाहे आपके वर्ड के एतबार से, अगर आपको वर्ड बोला गया कि आप 150 वर्ड में लिखिए या फिर 200 में लिखिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन, फिर 2 मेन सेंसेस इसके, फिर फीचर्स को आप अवॉइड करके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इसको क्रिटिसिज्म भी आप लिख सकते हैं। फिर इसका रेलेवेंस क्या है, कंक्लूजन आप लिख दें तो आपका काम बन जाएगा, ये सारी चीजें। तो अब अभी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है और आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपने इसको समझा।